हेलो स्टूडेंट्स, इट इज़ विनोद आचार्य। ये हमारा 12th का पहला लेक्चर है। सभी बच्चों ने जब हमने 10+1 में फिजिक्स पढ़ी थी तो हमने एक चीज़ आपको पढ़ाई थी कि हमारे पास 4 फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं नेचर में, और हमारा जो पहला जो फोर्स था वो था ग्रेविटेशन फोर्स। याद कीजिए, ग्रेविटेशन फोर्स। द सेकंड वन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, देन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, and the last one is the weak force. The last two are the short range forces. शॉर्ट रेंज फोर्सेस, ये हमारी शॉर्ट रेंज फोर्सेस थी और ये दोनों हमारी लॉन्ग रेंज फोर्सेस थी। अब ग्रेविटेशन की बात करते हैं हम। ग्रेविटेशन था हमारा कि हमारे पास 2 पार्टिकल्स थे और उनके बीच में या 2 बॉडीज थी, उनके और उनका मास m1 m2 था। याद है? याद आया? उनका मास m1 m2 और उनके बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन था, और वो था न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ने हमें बताया था। और हमारे पास जो रिलेशन आया था वो आया था g m1 m2 डिवाइड बाय r स्क्वायर। बेसिकली जो हम यहाँ बोलना चाहते हैं वो ये कि मास इज द ओरिजिन ऑफ द ग्रेविटेशन। मास इज द ओरिजिन ऑफ ग्रेविटेशन। Origin of gravitation. In other words, we can say that mass is the property of the body. मास ही वो प्रॉपर्टी है किसी पार्टिकल की, किसी बॉडी की, जिस वजह से वो दूसरी बॉडी से फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन या फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की जो इंटरेक्शन है वो फील करता है। यदि मास है, 2 बॉडी पे मास है तो वो ग्रेविटेशन फील करेगा। इट मीन्स मास इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रेविटेशन। इन अदर वर्ड्स, मास इज द ओरिजिन ऑफ द ग्रेविटेशन। दूसरा एक फोर्स हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, द फोर्स बिटवीन द चार्जेस। चाहे चार्जेस रेस्ट पे हैं, पढ़ा था हमने। उसके बाद इसमें एक फोर्स भी पढ़ा था हमने, जो फोर्स का फॉर्मूला जो हमने +1 में हमने अच्छी से पढ़ा था। और यहाँ जो फोर्स था वो था K Q1 Q2 R स्क्वायर, और इस फोर्स का नाम हमने लिया था, जो ये लॉ था, कूलॉम्स लॉ। और यहाँ से हमें जो एक बात समझ आई थी वो ये आई थी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का, जैसे ग्रेविटेशन फोर्स का जो ओरिजिन है वो मास है, सिमिलरली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का जो ओरिजिन है वो चार्ज। चार्ज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, दोनों फोर्सेस का, इलेक्ट्रिक फोर्स इज देयर, मैग्नेटिक फोर्स इज देयर। चार्जेस की वजह से ये दोनों फोर्स प्रोड्यूस होते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स भी, मैग्नेटिक फोर्स भी, और उनके कलेक्टिवली नाम हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का जो ओरिजिन है, जो रिस्पॉन्सिबल, वो जो प्रॉपर्टी किसी मटेरियल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो हमारी है चार्ज। तो आज हम 12th की जो पहली यूनिट पढ़ रहे हैं, उस यूनिट में हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है, जो हमें ये नज़र आ रहा है कि इस चार्ज के ऊपर ही सारी की सारी यूनिट हमारी बेस है। फर्स्ट भी, सेकंड भी, थर्ड भी, फोर्थ भी, जैसे जैसे हम चलते जाएंगे इस चार्ज की प्रॉपर्टी ही हमने डील करनी है। कभी हमें चार्ज रेस्ट पे मिलेगा, फिर वो चार्ज मोशन में हो रहा, फिर वो चार्ज मोशन में हो रहा, उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो रही। कुछ देर बाद हम देखेंगे कि वो चार्ज चल रहा है पर उसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट नहीं है, वो टाइम के साथ वेरी कर रही है। इस तरह चलते चलते हमारे पास बहुत सारे कंसेप्ट आते जाएंगे। तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो है चार्ज। यहां से हमारा 12th का पहला टॉपिक शुरू होता है, चार्ज। व्हाट इज चार्ज?
चार्ज इज द property of the material, it is the property of the material by virtue of which it experience electric or magnetic effect। हमारे पास चार्ज की वजह से 10th क्लास में हमने देखे हैं चुंबकीय प्रभाव भी देखे हैं, हमने विद्युत के प्रभाव भी देखे हैं। किसी मटेरियल को ये जो प्रभाव हैं ये फील होते हैं, वो प्रॉपर्टी जिस वजह से ये प्रभाव फील होते हैं वो प्रॉपर्टी हमारी चार्ज है। चार्ज किसी भी मटेरियल की, किसी भी बॉडी की इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, वो उसकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच इट एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट। द नेक्स्ट वन वी हैव इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, आवर फर्स्ट यूनिट का नाम भी यही है, द नेम ऑफ द फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इट इज द ब्रांच, जब 10th क्लास में हमने पढ़ा था, हमने देखा था कि चार्ज मूव करते हैं, आवेशों का प्रवाह होता है, आवेशों का प्रवाह होता है, मोशन ऑफ चार्जेस। मोशन ऑफ चार्जेस। और इससे हमने नया ये 10th में ऐसा हुआ था कि चार्जेस का मोशन हमें फील हुआ था, और वो जो चार्जेस ऑफ मोशन था उसका एक नाम भी दिया था हमने। उस लेवल पे सिर्फ हमने डायरेक्ट बताया था आपको कि ये जो चार्जेस ऑफ मोशन है इसकी वजह से हमारे पास क्या बना है, इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ से हमें एक आइडिया तो हुआ था 10th से ही कि चार्जेस का मोशन भी होता है। अब चार्जेस रेस्ट पे भी होते हैं। अब यहाँ इस स्थिति में, इस लेवल पे हम, ये हमारे पास एक चार्ज है, ये रेस्ट पे होता है। तो 10th में फिर बताया था हमने कि जब चार्जेस रेस्ट पे होते हैं, कोई आवेश रेस्ट पे होता है तो उसके चारों तरफ उसका एक फील्ड होता है, इस फील्ड में उसका फोर्स फील होता है, इस फील्ड में उसका एक फोर्स फील होता है, हर पॉइंट पर उसका एक फोर्स फील होता है। तो हमारे पास कंसेप्ट आए थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है चार्ज की वजह से, और इलेक्ट्रिक फोर्स भी होता है। और यही फोर्स हमने +1 में जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बताया था तब ये बताया था, चार्जेस का ही फोर्स था ये। अब आज जो हम स्टडी करना चाहते हैं, जो मैं बोलना चाहता हूं ये कि जब चार्जेस रेस्ट पे होते हैं, चार्जेस मोशन में भी होते हैं, जब चार्जेस रेस्ट पे होते हैं तो उसकी जो स्टडी फिजिक्स की जिस ब्रांच में की जाती है उसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the study of charges at rest। जब चार्जेज रेस्ट पर होते हैं तो उनकी स्टडी फिजिक्स की जो ब्रांच करती है उसका नाम हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक। सम बेसिक इंफॉर्मेशन about चार्जेस के बारे में जो बेसिक इंफॉर्मेशन हमें मिली है, और ये सारी जितनी इंफॉर्मेशन हमें मिली है ये सारी ऑब्जर्वेशन से मिली है, ये ऑब्जर्व हुआ है। चार्जेस देयर आर, पहली इंफॉर्मेशन है हमारे पास, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ
चार्जेस। कि चार्जेस जो हैं वो दो टाइप के होते हैं। पहली जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है वो ये है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। सेकंड वन, सेम चार्जेस repels while opposite charges attract each other when they are come in contact। दे आर कम इन कॉन्टैक्ट। सेम चार्जेस, जो समान आवेश हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और जो अपोजिट आवेश हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं जब वो एक दूसरे के पास लाए जाते हैं, जब वो एक दूसरे के पास लाए जाते हैं। थर्ड वन जो हमारी ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि अपोजिट चार्जेस टेंसल्स, opposite charges cancels each other effects। अपोजिट चार्जेस, दो चार्जेस जो अपोजिट नेचर के हैं। अभी हमें नहीं पता है, पहला चार्ज ये रहा, दूसरा चार्ज ये रहा। जब ये दो टाइप के हैं, ये दोनों आपस में अपोजिट है, यदि दो अपोजिट चार्जेस एक दूसरे के पास आते हैं तो वो एक दूसरे के प्रभाव को जीरो बना देते हैं। अपोजिट चार्जेस कैंसल ईच अदर इफेक्ट व्हेन दे आर इन कॉन्टैक्ट। दैट इज वाई, इसी वजह से the charges are named as positive and negative by American scientist बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन, ये पॉइंट दोबारा पढ़िए। अपोजिट चार्जेस कैंसल्स ईच अदर इफेक्ट, जो विपरीत आवेश हैं वो एक दूसरे के प्रभाव को शून्य बना देते हैं जब एक दूसरे की कांटेक्ट में आते हैं। इसी वजह से चार्जेस के जो नाम दिए गए वो पॉजिटिव और नेगेटिव बना नाम दिए हैं उनको बाय अमेरिकन साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन। बाय अमेरिकन साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन। उसने देखा कि ये तो एक दूसरे के प्रभाव को जीरो बना रहे हैं, इसीलिए उसने पहले वाले का नाम रख दिया पॉजिटिव और दूसरे वाले का नेगेटिव। द फोर्थ वन, नॉर्मली द मटीरियल्स आर न्यूट्रल। ज्यादातर जो मटेरियल होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रल का मतलब होता है उदासीन, जिस पर कोई आवेश ना हो। इट मीन्स अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस इन ए मटीरियल
इट मीन्स अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेज इन ए मटीरियल। इसका मतलब अमाउंट की मात्रा, पॉजिटिव चार्ज की मात्रा और नेगेटिव चार्ज की मात्रा इन ए मटीरियल इज आर, इज नहीं आर इक्वल, द अमाउंट ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इन ए मटीरियल आर इक्वल। द फिफ्थ वन, इसका मतलब ये हुआ सारे मटेरियल्स में ऐसे होता है रियल में कि सारे मटेरियल्स किससे बने हैं, मॉलिक्यूल से, और मॉलिक्यूल एटम से। एटम के बारे में मान लो हम कार्बन की बात करते हैं, कार्बन, और एटॉमिक नंबर जितना है कार्बन का 6, मास नंबर 12, तो हम कार्बन को ऐसे दिखाते हैं, एटॉमिक नंबर 6, इतने ही इलेक्ट्रॉन हैं, इतने ही प्रोटॉन हैं, इतने ही प्रोटॉन। इट मीन्स अब ये हमारा न्यूक्लियस हुआ, प्रोटॉन इसमें अंदर चले गए, न्यूट्रॉन अंदर है, या अंदर +6 हो गया, और जो 6 माइनस है इलेक्ट्रॉन्स का, वो पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे सेल में कार्बन में कितने आएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन। अब ये देखिए जो 4 इलेक्ट्रॉन बाहर घूम रहे हैं और 2 अंदर, इन्हें हुआ -6, और जो प्रोटॉन अंदर बैठे हैं उनके पास हुआ +6। ओवरऑल जो चार्ज एटम के ऊपर हो रहा वो जितना हो रहा 0, ओवरऑल जो चार्ज हुआ वो 0। जब एक एटम का 0 है तो जितने मॉलिक्यूल्स हैं उनका भी 0 हो रहा, और सारा मटेरियल हमारा कैसा हो रहा, न्यूट्रल हो रहा। न्यूट्रल यदि मटेरियल सारे, ये इस पॉइंट में ये बोलना चाहता है कि यदि न्यूट्रल सारे न्यूट्रल हैं, सारे मटेरियल जो हैं वो न्यूट्रल हैं, इट मीन्स उनमें पॉजिटिव चार्ज की मात्रा और नेगेटिव चार्ज की मात्रा समान है। इट मीन्स द अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेज इन ए मटेरियल्स आर इक्वल। अब जो पांचवी बात, वो हमें हमारा एक पॉइंट है, इसमें वो बोलना चाहता है कि यदि चार्ज की ट्रांसफर, वेन एवर देयर इज ए नीड ऑफ मोशन ऑफ चार्ज, कि यदि ये हमारे पास एक एटम है, यहां भी एक एटम है, यदि ऐसी स्थिति आ जाए कि चार्ज का मोशन जरूरी है, चार्ज यहां से यहां जाएगा, तो उस स्थिति में जो जाने वाला पार्टिकल है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन ही होगा। अब वो ये बोलना चाहता है कि जब भी मोशन ऑफ चार्ज एयर बॉडी से दूसरी बॉडी पर चार्ज की ट्रांसफर होगी, तो उस चार्ज की ट्रांसफर का मतलब है इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर होगी। और इलेक्ट्रॉन कौन से, यदि तो इसी एटम में ये पहली सेल है, ये दूसरी सेल है और ये तीसरी सेल है, जो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन है, इसमें 3 सेल है ना, पहली सेल, दूसरी, पहली भी भरी हुई है, दूसरी भरी हुई है, तीसरी भी भरी हुई है। जो तीसरी है, तीसरी सेल के जो इलेक्ट्रॉन है उनको बोलते हैं हम आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन, वो पार्टिसिपेट करेंगे। इट मीन्स वेन एवर देयर इज ए नीड ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्जेस, वेन एवर जब भी देयर इज नीड ऑफ मोशन ऑफ चार्जेस, इलेक्ट्रॉन विल मूव, इलेक्ट्रॉन विल मूव। वेन एवर there is a need of motion of charges, electron will move, then electron will move whenever, जब भी देयर इज ए नीड ऑफ मोशन ऑफ चार्ज, चार्ज के मोशन की जरूरत पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन विल मूव। और लास्ट में उसने ये भी बोला है द इलेक्ट्रॉन ऑफ द आउटर मोस्ट सेल विल पार्टिसिपेट इन द मोशन ऑफ चार्जेज, मोशन ऑफ चार्जेज। कि जब भी चार्जों की ट्रांसफर होनी हो, यदि एक चार्ज पहली बॉडी से दूसरी बॉडी पर जाएगा, तो चार्ज जाने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन ही जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन भी तब जाएंगे जब
इलेक्ट्रॉन भी वो वाला इलेक्ट्रॉन जाएगा जो आउटर मोस्ट सेल में होगा, जो आउटर मोस्ट सेल में होगा। द नेक्स्ट वन, ए बॉडी और एटम becomes positive charged by losing electron and become negatively charged by gaining electron, by receiving electron। इसका मतलब ये हुआ कि एक बॉडी अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव चार्ज हो जाती है और एक बॉडी इलेक्ट्रॉन को रिसीव करके गेन करके नेगेटिव चार्ज हो जाती है। जैसे कार्बन का एग्जांपल लीजिए आप, कार्बन में अंदर देखिए, अंदर है +6, बाहर जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं उनका टोटल चार्ज है -6। यदि अब ये देखो +6 और -6 आपस में कैंसिल हो जाते हैं, इसलिए ओवरऑल जो चार्ज आएगा वो 0 आएगा। मान लो कार्बन ने 8 इलेक्ट्रॉन रिसीव किया, 8 इलेक्ट्रॉन रिसीव कर लिया, ये पॉसिबल है या नहीं ये दूसरी बात है। इसने 8 इलेक्ट्रॉन रिसीव किया तो इलेक्ट्रॉन हुए 7 और 7 का हो गया -7, और अंदर प्रोटॉन की वजह से +6, एंड देन ओवरऑल हमारा जो कार्बन हुआ वो नेगेटिव चार्ज हो गया 8 इलेक्ट्रॉन को रिसीव करने से। अब यही कार्बन यदि अपना इलेक्ट्रॉन दे देता तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाते? 5 इलेक्ट्रॉन मीन्स -5, और अंदर प्रोटॉन तो नहीं जाएंगे, प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में ही रहेंगे, स्ट्रॉन्ग फोर्सेज है, +1 में पढ़ा था हमने, और हमारे पास प्रोटॉन की वजह से +6, तो ओवरऑल +1। इसका मतलब जो हमारा कार्बन एटम है यदि उसको इलेक्ट्रॉन उसने ले लिया तो वो माइनस का चार्ज वाला हो जाता है, यदि वो इलेक्ट्रॉन दे देता है तो वो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। तो यही बात उसने लिखी है, ए बॉडी या एटम्स becomes positively charged by losing electron and become negatively charged by gaining electron। वन मोर तो पॉइंट हमारे पास है, एन इलेक्ट्रिक चार्ज, पॉइंट नंबर 7, एन इलेक्ट्रिक चार्ज produces electric field magnetic field and electromagnetic, नया वर्ड है भाई ये, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। अब इसने ये बोला है एन इलेक्ट्रिक चार्ज कि एक इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड भी, मैग्नेटिक फील्ड भी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी। इसके लिए हम ऐसे बना लेते हैं कि हमारे पास ये एक चार्ज है, यदि ये रेस्ट पे है, रेस्ट मीन्स वेलोसिटी 0, at that time it produces electric field। ये क्या प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यदि यही चार्ज एक वेलोसिटी है, इसकी मोशन में है और इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, इट मीन्स it moves with a constant velocity, then it will produce magnetic field।
इट विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड विद द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड तो होना ही है, उसकी प्रॉपर्टी है, अलॉन्ग विद इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको ई बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से दिखाते हैं। यहां आ गया ई एंड बी, ई एंड बी। अब इसी में ही जो थर्ड केस बनाया हुआ है, जब भी हमारा जो चार्ज है, ये रहा चार्ज, मोशन में है और इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, चेंज हो रही है, उस स्थिति में यह इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी प्रोड्यूस होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी प्रोड्यूस होगी। जो बेसिक इंपॉर्टेंट जो पॉइंट हमने लिखे हैं, इनको किसी जैसे जो पॉइंट्स, जो ऑब्जर्वेशन थे, जो पॉइंट हमने बनाए हैं, इनको इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ चार्ज भी बोलते हैं। ये हमारे जहां मैंने लिखा था सम इंपॉर्टेंट बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द चार्ज, इसको आप इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ चार्ज भी बोल देते हैं, इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ चार्ज। ये हमने जो ये 7 टॉपिक जो पॉइंट्स जो डिस्कस किए हैं यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ चार्जेस भी किसी बुक्स में आपको मिल जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हमने देखा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का जो ओरिजिन है वो चार्ज है, ग्रेविटेशन का मास है, और जब चार्ज रेस्ट में होता है उसकी स्टडी के लिए हमारे पास फिजिक्स में जो ब्रांच है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। और उसके बाद हमने कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन चार्ज के बारे में पॉइंट्स टू पॉइंट्स हमने नोट की, और उन्हीं जो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है उनको हम इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ चार्ज भी बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपने ये काम अपनी नोटबुक में कर लेना है। ओके, थैंक यू।